नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। गपशप के दूसरे पार्ट में सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी कब तक और कितनी नौकरियां बरसाएंगे। इसके जवाब में मेरा ये शीर्षक है, चुनाव तक बरसेगी नौकरियां। इस गपशप का यह खुलासा है। दिलचस्प संयोग है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा की और गुजरात की घोषणा को टाल दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात में जाकर कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की और दीपावली के 5 दिन चलने वाले त्योहार शुरू होने से ठीक पहले ऐलान किया कि देश के 10 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। इसकी शुरुआत धनतेरस से होगी। धनतेरस के मौके पर बड़ा रोजगार मेला लगेगा। प्रधानमंत्री 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस मौके पर वे वर्चुअल तरीके से नौजवानों से बात भी करेंगे। इसके बाद अगले साल दिसंबर तक नौकरी बांटने का यह सिलसिला जारी रहेगा। अगले साल दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां बांटने की घोषणा कुल मिलाकर हुई है। यह भी अच्छा संयोग है कि गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले नौकरियां बंटनी शुरू होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले तक मोदी जी नौकरियां बरसाते हुए मिलेंगे। यह उस सरकार की योजना है जो करीब 8.5 साल से केंद्र में है। संदेह नहीं है कि जिस तरह से धनतेरस के मौके पर रोजगार मेला लगाने और 75,000 नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा हुई है, वैसे अगले पूरे साल नौकरियां बांटने का शो होगा। जैसे हर 4 महीने पर किसानों को सम्मान निधि के नाम पर 2-2 हज़ार रुपये देने का कार्यक्रम होता है और इसके लिए बड़ा इवेंट क्रिएट किया जाता है, उसी तरह नौकरी देने के भी इवेंट होंगे, भारी जश्न होंगे, भारी आयोजन होंगे और वह एक निश्चित अंतराल पर या किसी न किसी शुभ मौके यानी किसी न किसी हिंदू त्योहार से पहले होंगे। आयोजन इवेंट क्रिएट करना पुरानी बात है, मगर उनमें हजारों लाखों नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने और नौकरियां शुरू होने का ये सिलसिला नया है। ध्यान रहे, फिलहाल सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव है और अगले साल कम से कम 7 राज्यों में चुनाव है। उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। एक तरफ चुनाव चल रहे होंगे और दूसरी तरफ रोजगार मेले हो रहे होंगे। इस रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, क्या वे भगवान जी की या कि मोदी जी की दया या कृपा या आशीर्वाद से नौकरी पा रहे होंगे? हाँ, प्रचार यही होगा, एहसास यही कराया जाएगा। जब एक गरीब बुढ़िया को राशन बांटकर भगवान जी उससे नमक के एहसान में तमाम गरीब गुरबों के वोट मांग सकते हैं, तो नौकरी पाने वाला तो जीवन भर पूजा करता हुआ होगा। तभी सोचिए, यह उस नौजवान की पुरुषार्थ, कंपटीशन, मेहनत के साथ कैसी क्रूरता है, उसके साथ कैसा अन्याय है। ध्यान रहे, हर मंत्रालय व सरकारी विभाग अपने यहाँ खाली पद का विज्ञापन निकालता है। उस पद के लिए परीक्षा होती है। इसमें शामिल होने के लिए वह एक निश्चित काबिलियत पूरी करता है। परीक्षा के बाद ही नियुक्ति होती है। यूपीएससी से लेकर एसएससी, रेलवे बोर्ड भर्ती या इस जैसी दूसरी सरकारी एजेंसियों के जरिए अलग अलग पदों की परीक्षा होती है और उनमें वह पास होकर नौकरी पाता है। लेकिन धनतेरस से प्रचार क्या है, क्या आगे होगा? मोदी जी ने नौकरी दी, जैसे नौकरी खैरात में मिली। मानो मेले के आयोजन करके उसमें आने वालों को पकड़कर नौकरी का पत्र दे दिया गया। भारत में सरकारी नौकरी और वह भी केंद्र सरकार की नौकरी हासिल करना हिमालय का पहाड़ चढ़ने जैसा है। बड़ी तपस्या और तैयारी के बाद नौजवान नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल होते हैं और कड़े कंपटीशन के बाद में उनको नौकरी मिलती है। ऐसा पहले से लगातार चला आ रहा है। हर साल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि परीक्षाओं का आयोजन होते रहते हैं और नौजवान भी बहाल होते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से किसी न किसी बहाने उन नियुक्तियों की परीक्षाएं रुकी रही। कई सेवाओं में पद कम कर दिए गए। कई जगह इतनी वैकेंसी निकाल दी गई कि आवेदन करने वाले बहुत हो गए और परीक्षा कराने में ही सालों निकल गए। सेना में भी कई साल से वैकेंसी रोकी गई। जब निकाली गई तो अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं।
सो धीरे धीरे केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों में लाखों पद खाली होते गए। उन सबको प्रतिस्पर्धी परीक्षा के जरिए अब भरा जाना है। लेकिन प्रचार मानो ऐसा हो रहा है जैसे रोजगार मेले में आओ और नौकरी पाओ। तभी अगली गपशप का मेरा शीर्षक है, उफ, हिंदू स्वर्ण युग में इतना झूठ। एक तरफ विज्ञापनों के जरिए देश में चौतरफा खुशहाली है, तो दूसरी ओर ठोस सच्चाई बताने वाले आंकड़े हैं देश की जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और कंगले लोग भारत में हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे व नंगे लोग भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग भारत में और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी भारत में है। विश्व संस्थाओं की ओर से किए जाने वाला कोई भी सर्वेक्षण उठाकर देख लें, हर पैमाने पर भारत पेंदे में पहुंचा हुआ है। भूख का सूचकांक हो, कुपोषण का सूचकांक हो, मानव विकास की स्थिति का सूचकांक हो, मानवाधिकार की स्थिति हो, प्रेस की आज़ादी की स्थिति हो, लोकतंत्र की दशा दिशा हो, धार्मिक आज़ादी हो, हर पैमाने पर भारत दुनिया के 65 देशों के बीच में खड़ा है और वह भी लगभग एकदम नीचे। हैरानी की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी अब बताया जा रहा है कि भारत में कितनी गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानताएं हैं। इसके बावजूद देश का कलियुगी भक्त हिंदू मोदी भक्ति के ऐसे मगन है उसमें कि वह सरकारी विज्ञापनों और भाषणों में बताई जाने वाली बातों पर ज़्यादा यकीन कर रहा है, रियलिटी की अनदेखी कर रहा है। उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का, अपनी मुश्किलों का अंदाज भी नहीं है, या अंदाज होते हुए भी, अनुभव होते हुए भी उसे बड़े किसी बहाने, बड़े किसी कारण के हवाले अनदेखा किया हुआ है। सिनेमा के बारे में कहा जाता है कि वह यकीन दिलाने की एक कला है। लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो 2.5 घंटे के लिए अपनी समझदारी पर वे ताला लगा देते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक जुमला इस्तेमाल होता है, विलफुल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी किसी चीज़ के बारे में तार्किक रूप से सोचने और उस पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में पड़ताल की समझदारी जो होती है उसे जानबूझकर स्थगित कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। और यह स्थिति अब भारत के जनजीवन में है। भारत के लोग सिनेमा के बारे में नहीं बल्कि असल जिंदगी के मामले में भी फिल्मी अंदाज में ही देख, सुन और समझ रहे हैं। उन्होंने अपनी समझदारी पर सचमुच में ताला लगा दिया। किसी बात पर यकीन करने से पहले उसकी पड़ताल करने की ज़रूरत को भी उन्होंने स्थगित कर दिया है, उसे भुला दिया है। भारत का बेरोजगार नौजवान और दाने दाने को मोहताज व्यक्ति भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके पास नौकरी नहीं है या खाने को अन्न नहीं है। वह मान रहा है कि सब ठीक है या ठीक नहीं है, तो किसी बहुत बड़े मकसद को हासिल करने के लिए मोदी जी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटी ज़रूरतें पर ध्यान नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भी वक्ती तौर पर मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। वे यह भी देखने और मानने को तैयार नहीं है कि कोई बड़ा मकसद हासिल ही नहीं हो रहा है। जरा देश की हकीकत को बताने वाले एक बयान पर गौर करें। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 पदाधिकारी दत्तात्रेय हौसबाले ने दिया है। उन्होंने 2 अक्टूबर को स्वदेशी जागरण मंच के एक कार्यक्रम में कहा, देश के राष्ट्रीय आय का 20% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है, जबकि देश की आधी आबादी यानी 50% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का सिर्फ 13% हिस्सा है। उन्होंने गरीबी के बारे में भी कहा, यह शर्म की बात है कि देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग हर दिन 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर हौसबले ने कहा, भारत में 4 करोड़ बेरोजगार लोग हैं, जिनमें से कोई 2.25 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में और 2.25 करोड़ देहात में। हालांकि कई संस्थाओं के आंकड़े इससे अलग है। एक अनुमान आंकलन के मुताबिक भारत में गरीबों की संख्या 27 से 34 करोड़ के बीच में है और ये आंकड़ा कोरोना काल से पहले का है। उसके बाद तो इसमें और बढ़ोतरी हुई होगी, ये पूरी संभावना है। अब तीसरी गपशप है और उसका शीर्षक है, स्वर्ण काल में भूख की सच्चाई। ध्यान रहे,
पिछले दिनों दुनिया की 2 जानी मानी संस्थाओं की ओर से तैयार किया जाने वाला एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था, मतलब देशों में भूख का वैश्विक सूचकांक। इसमें भारत 6 स्थान और गिरकर 107वें स्थान पर पहुंच गया। वह पिछले साल 101वें स्थान पर था। उससे पहले के साल 94वें स्थान पर था। यानी मुफ्त अनाज बांटने की योजना जैसे जैसे आगे बढ़ी है, वैसे वैसे भारत में भूख तथा कुपोषण बढ़ता गया। कुछ समय पहले ही भारत गरीबी की राजधानी बना। भारत ने नाइजीरिया को हटाकर उसकी जगह ली है। अब भारत कुपोषण की राजधानी भी घोषित है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग और खासकर बच्चे भारत में रहते हैं। जिन बच्चों की लंबाई उम्र के मुताबिक नहीं है या लंबाई के अनुपात में वजन कम है, ऐसे बच्चों में दुनिया के 19% से ज्यादा बच्चे भारत में। दुनिया के भूखे लोगों में से 24% का घर भारत है। यानी दुनिया का हर चौथा भूखा व्यक्ति भारतीय है। भूखे लोगों की संख्या और उनकी स्थिति के मामले में अब पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि सारे देश भारत से बेहतर स्थिति में हो गए। सबकी रैंकिंग भारत से अच्छी है। मगर जिस दिन से यह वैश्विक रिपोर्ट आई है, भारत सरकार उसे खारिज करने में लगी है। हकीकत मानने, उसमें सुधार करने की बजाय भारत सरकार हकीकत बताने वालों के ही पीछे पड़ गई है। वैश्विक रेटिंग को ही नकार दे रही है। ऐसे ही बेरोजगारी के आंकड़े खुद संघ के दत्तात्रेय हॉसबोले ने बताए। उन्होंने कहा था कि भारत में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की क्लासिकल परिभाषा के मुताबिक ऐसे लोग जो अपनी काबिलियत और क्षमता के मुताबिक काम नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या 4 से 4.5 करोड़ बताई जाती है। लेकिन इससे वास्तविक तस्वीर जाहिर नहीं है, क्योंकि करोड़ों नौजवानों में कोई योग्यता ही नहीं है। उन्होंने पढ़ाई नहीं की है और न उनके पास में कोई तकनीकी डिग्री है। दूसरे, 8वीं पास लोगों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो नौकरियां हैं, उनमें भी BA MA पास लोग जब लाइन में लगते हैं और नौकरी ले रहे हैं तो उनकी स्थिति पर जरा सोचिए। इसलिए बेरोजगारी की स्थिति का सचमुच में भारत में पता लगा सकना नामुमकिन है। जमीन पर बेरोजगारी कितनी भयावह है, इसका कुछ अंदाजा पिछले दिनों लोगों को तब लगा जब उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी PET का एक आयोजन हुआ और उसमें करीब 37.5 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। परीक्षा के दिन पूरे राज्य के रेलवे स्टेशनों पर जैसी भीड़ और भगदड़ थी, वह अभूतपूर्व थी। नौजवान ट्रेनों के आगे पीछे व अगल बगल लटक कर परीक्षा देने पहुंचे। इसके बावजूद लाखों बच्चे समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके। सोचे, इस सब के बीच में प्रधानमंत्री अगले साल दिसंबर तक 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं और एक ही राज्य में 37.5 लाख लोग नौकरी के लिए जान को दांव पर लगा रहे हैं। बहरहाल, गपशप का 22 अक्टूबर 2022 का एपिसोड अब यहीं समाप्त है। मगर हाँ, इस अनुरोध के साथ कि जिन बातों का इसमें खुलासा हुआ है उन पर सोचें ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.